सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम पूरी जो हमारे तीनों पार्ट्स दे रखे हैं उसकी समरी इसमें कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सब मैं आपको इस एक वीडियो में बता दूंगी। वीडियो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और सिंपल एक्सप्लेनेशन होगी आपके लिए, जिसमें अगर एग्जाम में कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसका आंसर लिख पाओगे। तो गाइज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। So, Glimpses of India is not one single story, it has three different parts, each showing the culture, beauty, and traditions of India. तो ये जो हमारा चैप्टर है एक सिंगल स्टोरी नहीं है, इसके अंदर 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर जो पार्ट है वो हमारा क्या शो कर रहा है, इंडिया का कल्चर, ब्यूटी और ट्रेडिशन। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस पार्ट टॉक्स अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग ब्रेड इन गोवा ड्यूरिंग पुर्तगीज रूल। तो जिस टाइम पे पुर्तगीज जो थे वो रूल करते थे इंडिया के ऊपर, ये उस टाइम के बारे में बताता है कि उस टाइम पर जो ट्रेडिशन था इंडिया के अंदर क्या बनाने का, ब्रेड बनाने का गोवा में, उन सभी चीज़ों को इसमें हाईलाइट किया गया है। बेकिंग इज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन गोवा। तो बेकिंग जो है, ये जो हमारा बनाने का होता है बेकिंग वाला पार्ट, तो वो एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है गोवा के अंदर। बेकर्स वर कॉल्ड पैडर एंड वर वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। तो बेकर्स को क्या बोला गया है यहाँ पर, पैडर बोला गया है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर। ब्रेड वॉज यूज इन डेली लाइफ एज वेल एज इन फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स। तो ब्रेड जो होता था वो यूज़ करा जाता था डेली लाइफ में। डेली लाइफ में यानी कि रोज़ के लिए खाने के लिए भी, फेस्टिवल्स के लिए भी, अगर कुछ ओकेशन है तो स्पेशल उसका कुछ बनता था। वेडिंग्स होती थी तो उसके अंदर भी उसके वो कुछ कस्टमाइज़ करके कुछ अच्छा बनाया जाता था उस ब्रेड से। तो इस तरीके से ब्रेड वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। चिल्ड्रन लव्ड स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। तो जो छोटे बच्चे होते थे वो स्वीट ब्रेड यानी कि जो मीठे वाले ब्रेड्स होते थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा बच्चों को अच्छे लगते थे, तो उसे हम क्या बोलते थे, बोल बोलते थे। सो द बेकर यूज टू केम एवरी डे विद हिज बास्केट ऑफ फ्रेश ब्रेड। तो बेकर जो होता था वो रोज़ मोहल्ले में या एरिया में ऐसे आया करता था अपनी बास्केट के साथ में, और उस बास्केट के अंदर क्या होता था, उसके अंदर होते थे फ्रेश ब्रेड। इवन टुडे बेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन इन गोवा। तो पुर्तगीज के टाइम से लेकर अभी तक गोवा के अंदर जो बेकिंग का प्रोफेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम आज का टाइम भी देखें तो आज में भी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो द मेन आइडिया क्या है इस पार्ट का, दिस पार्ट शोज हाउ पुर्तगीज कल्चर इन्फ्लुएंस्ड गोवन ट्रेडिशन एंड हाउ ब्रेड बिकेम अ पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। तो किस तरीके से पुर्तगीज कल्चर जो था उन्होंने किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड करा, उन्हीं की वजह से वहाँ पर जो ब्रेड था वो बनना स्टार्ट हुआ था और अभी तक वो बना हुआ आ रहा है, तो बनता हुआ आ रहा है। तो मतलब कि गोवा ट्रेडिशन को, जो गोवा का ट्रेडिशन था उसे किस तरीके से पुर्तगीज कल्चर ने इन्फ्लुएंस्ड करा और ब्रेड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया गोवा की लाइफ का। इवन तो आज भी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Now, the second part is Kurg. This part describes the beautiful hill station Kurg, Kudagu in Karnataka. तो कुर्ग जो है एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, पहाड़ों वाला इलाका है, कहाँ पर, कर्नाटका में। कुर्ग इज़ अ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, हिल फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो कुर्ग क्यों फेमस है, क्योंकि अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से। हिल्स यानी कि वहाँ पे पहाड़ हैं, और फॉरेस्ट वहाँ पर जंगल है, और कॉफ़ी की प्लांटेशन यानी कि जंगल के अंदर जो किस चीज़ की प्लांटेशन होती है, कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है। सो आगे हम मूव कर लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। तो स्कॉटलैंड एक अच्छा मतलब कि शहर है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से कुर्ग जो है उसे हम क्या बोलते हैं, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का स्कॉटलैंड। द पीपल ऑफ कुर्ग आर वेरी ब्रेव एंड नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। तो कुर्ग के जो लोग होते हैं, जो लोग कुर्ग हिल स्टेशन है वहाँ पर रहते हैं, वो बहुत ब्रेव यानी कि बहादुर होते हैं, और उन्हें उनकी हॉस्पिटैलिटी यानी कि जब लोग वहाँ पर विज़िट करने जाते हैं तो कितनी प्यार के साथ, कितने अच्छाई के साथ वो लोगों के साथ पेश आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें पूरा मतलब कि जो एरिया है उसके बारे में बताते हैं। तो ये जो उनका हॉस्पिटैलिटी वो शो करते हैं जब बाहर से लोग उस एरिया को देखने के लिए आते हैं, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। मैनी पीपल फ्रॉम कुर्ग हैव सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी। अब उस हिल स्टेशन के, कुर्ग हिल स्टेशन के जो बहुत सारे लोग हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, इंडियन आर्मी के लिए, जो हमारी सुरक्षा के लिए काम करती है, उसके लिए वो लोग अपना प्रयोग करते हैं, उसमें काम करते हैं।
द रिवर कावेरी बिगिनस फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग। जो हमारी रिवर है कावेरी वो कहाँ से शुरू होती है? जो हमारा हिल स्टेशन है कुर्ग वहाँ से शुरू होती है। टूरिस्ट विजिट फॉर ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, वाइल्ड लाइफ एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। तो टूरिस्ट जो होते हैं जो वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं वो किस लिए जाते हैं? मेन वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए, जो पहाड़ चढ़ने के होते हैं उस लिए, रिवर राफ्टिंग करने के लिए, जो नदी में राफ्टिंग करते हैं उसके लिए, वाइल्ड लाइफ यहाँ का जो जंगल वगैरह है उसे देखने के लिए, और वहाँ के पीसफुल एनवायरनमेंट को देखने के लिए कि किस तरीके से वहाँ पर शांति बनी हुई है। इवन तो मतलब वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है कि हम कहीं पर भी जाएं बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट इतना नॉइस होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। आप बाहर भी जाओगे ट्रैफिक, उसके हॉर्न्स एंड ऑल, तो उन्हीं सब चीज़ों से छुटकारा पाकर लोग कहाँ जाते हैं? कर्नाटका के एरिया कुर्ग में जाते हैं वहाँ के पीसफुल एनवायरनमेंट को देखने के लिए। सो द मेन आइडिया इज द दिस पार्ट शोज द नेचुरल ब्यूटी, कल्चर एंड ब्रेवरी ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग के बारे में तो बताया ही गया है कि कितना सुंदर वो एरिया है, लेकिन साथ ही साथ में जो नेचुरल ब्यूटी है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, कल्चर है उनका, और ब्रेवरी है उन लोगों की कि वो बहुत बहादुरी के साथ वहाँ पे रहते हैं। इवन तो वो इंडियन आर्मी के लिए भी अपना बलि अपना आप बोल सकते हो सर्व करते हैं, उन इंडियन आर्मी में जाते हैं। तो यही सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, और कुर्ग के जो लोग हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनका ब्रेव होना, इन सभी चीज़ों को बताया गया है। नाउ द थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम आसाम। अब हम ये देख लेते हैं। दिस पार्ट टेल्स द स्टोरी ऑफ टी गार्डन्स इन आसाम एंड हाउ टी बिकेम पॉपुलर। तो ये जो हमारा आसाम के अंदर चाय उगती है, आप जानते ही हो आसाम चाय के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इस स्टोरी में इन टी गार्डन्स यानी कि जो ये खेत होते हैं चाय की पत्ती के, उन्हीं के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से चाय पॉपुलर हुई है। असम इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो असम जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है जो टी प्रोड्यूस करता है, यानी कि चाय की पत्ती जो होती है उसे प्रोड्यूस करता है। टी ड्रिंकिंग स्टार्टेड इन चाइना एंड लेटर स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। तो टी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? टी यानी कि जो हमारी चाय की जो आज लोग उसे एक तरीके से आप बोल सकते हो दवाई भी मानते हैं कि सर में दर्द हो रहा है तो चाय पी लेते हैं। तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? चाइना से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में वो पूरे ही वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया था। द ब्रिटिश डिस्कवर टी प्लांट्स ग्रोइंग इन आसाम फॉरेस्ट। तो ब्रिटिश जो थे, जो हमारे अंग्रेज लोग थे, उन्होंने डिस्कवर करा था कि टी प्लांट्स जो होते हैं किस तरीके से, जो चाय के छोटे छोटे प्लांट्स हो रहे थे वो ग्रो हो रहे थे आसाम के जंगलों में। ह्यूज टी प्लांटेशन वर डेवलप्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने फिर बड़े बड़े प्लांट्स जो थे उन्हें उगाया, और मतलब उन्होंने नहीं उगाया, उन्होंने फार्मर्स को बोला उन्हें उगाने के लिए। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने और ज़्यादा डेवलप करा चाय को। वर्कर्स प्लग टी लीव्स एंड प्रोसेस दैम टू मेक टी। तो जो टी लीव्स होती है, जो वो पौधा होता है उसमें से उसकी पत्तियों को निकाला जाता है और फिर उससे फर्दर टी यानी कि चाय बनाई जाती थी। टी गार्डन्स लुक वेरी ब्यूटीफुल विद रॉज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो टी के जो गार्डन्स होते हैं, चाय के जो गार्डन्स होते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं क्योंकि उनमें एक एक लाइन बनी हुई होती है ग्रीन प्लांट्स के लिए, तो उससे वो बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आते हैं। सो द मेन आइडिया इज ऑफ दिस पार्ट इज This part explains the history of tea, its production and the importance of Assam tea. तो इस पार्ट में बताया गया है कि किस तरीके से टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस टी की हिस्ट्री बताई गई है कि चाइना से शुरू हुआ और अब फिर पूरे में फैल गया था, और ब्रिटिश जो थे उन्होंने इंडिया में इसे देखा कि किस तरीके से टी की प्लांटेशन हो रही है, उसकी प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, और इम्पोर्टेंस बताया गया है आसाम का कि आसाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी टी की बात होगी तो उस टाइम पर आसाम की बात ज़रूर होगी। So overall message of the chapter, India is rich in culture, tradition and natural beauty. तो इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है किस चीज़ को लेकर? अपने कल्चर को लेकर, यानी कि यहाँ पर अलग अलग कल्चर्स के लोग साथ में मिलकर ब्रदरहुड के साथ रहते हैं। ट्रेडिशंस को लेकर के बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन जो है यहाँ पर फॉलो होते हैं, और नेचुरल ब्यूटी है, यानी कि जो फॉरेस्ट हैं, जो टी प्लांटेशन हो रहा है असम में, वो सब क्या हाईलाइट कर रहा है? इंडिया की नेचुरल ब्यूटी को। ईच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी। इंडिया का हर रीजन यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? उसकी यूनिक आइडेंटिटी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो यूनिक है। मतलब हर हर एक रीजन में अपनी एक अलग चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फ्रॉम ब्रेड इन गोवा टू हिल्स ऑफ कर्ग
टू टी ऑफ आसाम एवरी पार्ट शोज आर डिफरेंट फेसेस ऑफ इंडिया। आप ब्रेड ले लो गोवा से, चाहे आप हिल्स में चले जाओ कर्ग की, या आप आसाम की चाय ले लो, हर पार्ट क्या शो कर रहा है, एक डिफरेंट फेस, यानी कि एक अच्छा फेस इंडिया का। तो अगर हम इसकी वन लाइन में इसका आंसर देखें तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया शोज द डाइवर्सिटी ट्रेडिशन एंड ब्यूटी ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये शो कर रहा है डाइवर्सिटी कि इंडिया किस तरीके से इतना ज़्यादा फैला हुआ है, कितने ज़्यादा ट्रेडिशन से जो फॉलो हो रहे हैं, और ब्यूटी दिखा रहा है इंडिया की कि डिफरेंट रीजन्स के अलग अलग रीजन्स अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग अपनी वो चीज़ें कर रहे हैं, अलग चीज़ें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंडिया को इंडिया बनाने में। So this is all for this video. I hope you like this video. If you like this video then please subscribe my channel. Thanks for watching.